लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग रचना घायल वसंत। कल वसंत उत्सव था। कवि वसंत के आगमन की सूचना पा रहा था। प्रिय फिर आया मादक वसंत। मैंने सोचा जिसे वसंत के आने का बोध भी अपनी तरफ से करना पड़े, उस प्रिय से तो शत्रु अच्छा। ऐसे नासमझ को प्रकृति विज्ञान पढ़ाएंगे या उससे प्यार करेंगे, मगर कवि को न जाने क्यों ऐसा बेवकूफ पसंद आता है। कवि मग्न होकर गा रहा था, प्रिय फिर आया मादक वसंत। पहली पंक्ति सुनते ही मैं समझ गया कि इस कविता का अंत हाँ हंत से होगा, और हुआ। अंत संत दिगंत आदि के बाद सिवा हाँ हंत के कौन पद पूरा करता है। तुक की यही मजबूरी है, लीक के छोर पर यही गहरा गढ़ा होता है। तुक की गुलामी करेंगे तो आरंभ चाहे वसंत से कर लो, अंत जहाँ हाँ हंत से होगा। सिर्फ कभी ऐसा नहीं करता, और लोग भी, सयाने लोग भी इस चक्कर में होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तुक पर तुक बिठाने चलते हैं और वसंत से शुरू करते हाँ हंत पर पहुंचते हैं। तुके बराबर फिट बैठती हैं, पर जीवन का आवेग निकल भागता है। तुके हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। हाल ही में हमारी समाजवादी सरकार के अर्थमंत्री ने दबा सोना निकालने की जो अपील की, उसकी तुक शुद्ध सर्वोदय से मिलाई। सोना दबाने वालों, देश के लिए स्वेच्छा से सोना दे दो। तुक उत्तम प्रकार की थी, सांप तक का दिल नहीं दुखा, पर सोना 4 हाथ और नीचे चला गया। आखिर कब तक तुक को तिलांजलि देंगे, कब बेतुका चलने की हिम्मत करेंगे। कवि ने कविता समाप्त कर दी थी। उसका हाँ हंत आ गया था। मैंने कहा धत्तेरे की 7 तुकों में ही टें बोल गया। राष्ट्र कवि इस पर कम से कम 51 तुकें बांधते, 9 तुकें तो उन्होंने चक्र पर बांधी हैं। पर तू मुझे क्या बताएगा कि वसंत आ गया। मुझे तो सुबह से ही मालूम है। सवेरे वसंत ने मेरा दरवाज़ा भी खटखटाया था। मैं रजाई ओढ़े सो रहा था। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैं घबरा उठा। जिस दुकान के सामने उधार लेता हूँ, उसके नौकर का नाम भी वसंतलाल है, और वह उधारी वसूल करने आया है। कैसा नाम है और कैसा काम करना पड़ता है इसे। इसका नाम पतझड़दास या तुषारदास होना था। और वसंत अगर उधारी वसूल करता फिरता है तो किसी दिन अंदर कर थानेदार मुझे गिरफ्तार करने ले जाएगा और अमृतलाल जल्लाद फांसी पर टांग देगा। और वसंतलाल ने मेरा मुहूर्त बिगाड़ दिया। इधर से कहीं ऋतुराज वसंत निकलता होगा तो वह सोचेगा कि ऐसे के पास क्या जाना जिसके दरवाजे पर सवेरे से उधारी वाले खड़े रहते हैं। इस वसंतलाल ने मेरा मौसम ही खराब कर दिया। जैसे मैंने उसे टाल दिया और फिर उड़कर सो गया। आंखें झप गई। मुझे लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैं खींच उठा। कह तो दिया कि फिर आना। उधर से जवाब आया, मैं बार बार कब तक आता रहूँगा। मैं किसी बनिए का नौकर नहीं हूँ, ऋतुराज वसंत हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर फिर आया हूँ और तुम फिर सोते मिले हो। अलाल अभागे, उठकर बाहर तो देख, ठूठों ने भी नव पल्लव पहन रखे हैं। तुम्हारे सामने की प्रौढ़ा नीम तक नभोड़ा से हरा भरा कर रही है और बहुत भद्दी लग रही है। मैंने मुँह उखाड़ कर कहा, भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी यही विडंबना है कि ऋतुराज बसंत भी आए तो लगता है उधारी के तगादे वाला आया है। उमंगें तो मेरे मन में भी हैं, पर यार ठंड बहुत लगती है। और वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने कहा, जाते जाते एक छोटा सा काम मेरा करते जाना। सुना है तुम ऊबड़ खाबड़ चेहरों को चिकना कर देती हो, फेस लिस्ट के अच्छे कारीगर हो।
तुम तो जरा यार मेरी सीढ़ी ठीक करते जाना, उखड़ गई है। उसे बुरा लगा। बुरा लगने की बात है, जो सुंदरियों के चेहरे सुधारने का कारीगर है उससे मैंने सीढ़ी सुधारने के लिए कहा। वह चला गया। मैं उठा और शॉल लपेटकर बाहर बरामदे में आया। हजारों सालों से संचित संस्कार मेरे मन में लदे थे। टनों कभी कल्पनाएं जमी है। सोचा वसंत है तो कोयल होगी ही, पर ना कहीं कोयल दिखी, ना उसकी कूक सुनाई दी। सामने की हवेली के कंगूरे पर बैठा कौआ काँव काँव कर रहा था। काला कुरूप कर्कश कौआ मेरी सौंदर्य भावना को ठेस लगे। मैंने उसे भगाने के लिए कंकड़ उठाया। तभी ख्याल आया कि एक कर्म परंपरा ने कौए को भी प्रतिष्ठा दे दी है। यह विरहिणी को प्रियतम के आगमन का संदेश देने वाला माना जाता है। सोचा कहीं यह आसपास के किसी विरहिणी को प्रिय के आने का सगुन ना बता रहा हो। मैं विरहिणियों के रास्ते में कभी नहीं आता। पतिव्रताओं से तो बहुत डरता हूँ। मैंने कंकड़ डाल दिया। कौआ फिर बोला, नायिका ने सोने से उसकी चोंच मटने का वायदा कर दिया होगा। शाम की गाड़ी से अगर नायक दौरे से वापस आ गया तो कल नायिका बाजार से आने वाले सामान को जो सूची उसके हाथ में देगी उसमें तो तोले सोना भी लिखा होगा। नायक पूछेगा, प्रिय सोना तो अब काला बाजार में मिलता है, लेकिन अब तुम सोने की करोगी क्या? नायिका लजा कर कहेगी, उस कौए की चोंच मढ़ना है जो कल सवेरे तुम्हारे आने का सगुन बता गया था। तब नायक कहेगा, प्रिय तुम बहुत भोली हो। मेरे दौरे का कार्यक्रम यह कौआ थोड़ी ही बनाता है। वह कौआ बनाता है जिसे हम बड़ा साहब कहते हैं। इस कलूटे की चोंच सोने से क्यों मरती हो? हमारी दुर्दशा का यही तो कारण है कि तमाम कौए सोने से चोंच मड़वाए हैं और इधर हमारे पास हथियार खरीदने को सोना नहीं है। हमें तो कौआ की चोंच से सोना खरोंच लेना है। जो आनाकानी करेंगे उनकी चोंच काट कर सोना निकाल लेंगे। प्रिय वह बड़ी गलत परंपरा है जिसमें हंस और मोर की चोंच तो नंगी रहे पर कौए की चोंच पर सुंदरी खुद सोना मढ़े। नायिका चुप हो गई। स्वर्ण नियंत्रण कानून से सबसे ज़्यादा नुकसान कौओं और गृहिणियों का हुआ है। अगर कौए ने 14 कैरेट के सोने से चोंच मढ़ाना स्वीकार नहीं किया तो गृहिणी को प्रिय के आगमन की सूचना कौन देगा? कौए फिर बोला, मैं इससे युग से घृणा करता हूँ। तब से जब इसने सीता के पाँव से चोंच मारी थी। राम ने अपने हाथ से फूल चुनकर उनके आभूषण बनाकर सीता को पहनाए। इसी समय इंद्र का बिगड़ैल बेटा जयंत आवारगर्दी करता और आया और कौआ बनकर सीता के पाँव में चोंच मारने लगा। ये बड़े आदमी के बिगड़े लड़के हमेशा दूसरों का प्रेम बिगाड़ते हैं। यह कौआ भी तुमसे नाराज है क्योंकि मैंने अपने घर के झरोखों में गौरैयों को घोंसले बना लेने दिए हैं। पर इस मौसम में कोयल कहाँ है? वह अमराई में होगी। कोयल से अमराई छूटती नहीं है, इसलिए इस वसंत में कौए की बन आई है और वह तो मौका परस्त है। घुसने के लिए पोल ढूंढता है। कोयल ने उसे जगह दे दी है पर अमराई की छाया में आराम से बैठी है और इधर हर ऊंचाई पर कौआ बैठा है, काँव काँव कर रहा है। मुझे कोयल के पक्ष में उदार पुरातत्व प्रेमियों की आह भी सुनाई देती है। हाय, अब वे अमराइयाँ यहाँ कहाँ हैं कि कोयलें बोलें? यहाँ तो ये शहर बस गए हैं और कारखाने बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि सर्वत्र अमराइयाँ नहीं है तो ठीक ही नहीं है। आखिर हम कब तक जंगली बने रहते? अगर अमराई और कुंज और बगीचे भी हमें प्यारे हैं, हम कारखाने को अमराई से घेर देंगे और हर मोहल्ले में बगीचा लगा देंगे। अभी थोड़ी देर है पर कोयल को धीरज से साथ हमारा साथ तो देना होगा। कुछ दिन धूप तो हमारे साथ सहना होगा। जिसने धूप में साथ नहीं दिया वह छाया कैसे बांटेगी? जब हम अमराई बना लेंगे तब क्या वह
उसमें रह सकेगी? नहीं, तब तो कौवे अमराई पर कब्जा कर लेंगे। कोयल तो अभी आना चाहिए। अभी जब हम मिट्टी खोदें, पानी सींचें और खाद दें, तभी से उसे गाना चाहिए। कौवा फिर बोला, विरहणी की भावना का ख्याल करके मैं सह रहा हूँ। मैं बाहर निकल पड़ता हूँ। चौराहे पर पहली वसंती साड़ी दिखती है, मैं उसे जानता हूँ। यौवन की एड़ी दिख रही है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं तो कहता आ रहा था कि चाहे कभी ले रूखी री यह डाल, बसंत वसंती लेगी। इसमें बसंत वसंती ले लिया। कुछ हजार में उसे यह बूढ़ा हो रहा पति मिल गया और वह भी उसके साथ है। और वसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ जा रहे हैं। उसने मांग में बहुत सा सिंदूर चुपड़ रखा है। जिसकी जितनी मुश्किल से शादी होती है, वह बेचारी उतनी ही बड़ी मांग भरती है। उसने बड़े अभिमान से मेरी तरफ देखा, फिर पति को देखा। उसकी नज़र में ठसक और ताना है, जैसे अंगूठा दिखा रही हो कि ले, मुझे तो यह मिल ही गया, मगर यह क्या? यह ठंड से कांप रही है और सीसी कर रही है। और वसंत में वासंती साड़ी को कपकपी छूट रही है। यह कैसा वसंत है जो शीत से डर से कांप रहा है? क्या कहा था विद्यापति ने? सरस वसंत समय भेल पाओली, दक्षिण पवन बधु धीरे। नहीं मेरे कवि, दक्षिण से मलय पवन नहीं बह रहा। यह बर्फ और आग के बीच में हमारा वसंत फंसा है। इधर शीत उसे दबा रही है और उधर से गर्मी, और वसंत सिकुड़ता जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे तो शीत से निपटते निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इंतजार से कुछ नहीं होगा। वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाया जाता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण रस पीकर पैदा होते हैं। वसंत यूं नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच से जो जितना वसंत निकाल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसा है देश का बसंत। पाट और आगे खिसक रहे हैं। वसंत को बचाना है तो जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे धकेलो, इधर शीत को उधर गर्मी को, तब बीच में से निकलेगा हमारा घायल बसंत।